Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 11 and the chapter name is the making of the national movement, that is from 1870s to 1947, and this is your second session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, दैट इज 1870s to 1947, एंड ये आपका सेकेंड सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बार ब्रीफ में रिवाइंड किया था कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो उसमें आपने देखा कि पूरे एक प्रोसेस के साथ क्या हुआ था कि सबसे पहले ब्रिटिश हमारे कंट्री में ट्रेडिंग पर्पस से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडियन टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया इंडिया का, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड डायरेक्टली कंट्रोलिंग आवर कंट्री इंडिया. और उसी में किस तरीके से एडवर्स इंपैक्ट पड़ा था हमारे सिटीजन्स के ऊपर, चाहे वो पेजेंट्स हो, जमींदार हो, ट्राइबल ग्रुप्स हो या फिर विमेन हो, राइट? तो ऐसे बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स. और उसके बाद ये सारे जो प्रोसेसेस है बच्चों जिसके बारे में मैं आपको भी बता रही हूँ, इट ऑल लेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राइट? और इसी चैप्टर में हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और लास्ट क्लास में आपने देखा कि 1850s के बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म होने लगे. और ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे बच्चों, इनका मेन एम क्या था, दैट ऑल द पीपल ऑफ आवर कंट्री शुड बी सॉवरेन. और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये सॉवरेन का मतलब क्या है. तो हमने देखा था कि सॉवरेन मतलब क्या होता है, टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, राइट? कि इंडिपेंडेंट होके आपको सारे एक्शंस जो भी आप कर रहे हो, इट शुड बी योर फ्रीडम टू वर्क ऑन दैट और विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन पावर. और यहाँ पे फॉरेन पावर कौन है, तो यहाँ पे फॉरेन पावर्स थे द ब्रिटिश हु वर रूलिंग आवर कंट्री इंडिया, राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कि 1870s से 1880s के बीच में बहुत सारे एक्ट्स पास हुए थे हमारे कंट्री में. और ये सारे एक्ट्स किसने पास किया था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पास किया था. तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, दैट वाज द आर्म्स एक्ट, उसके अलावा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा था इल्बर्ट बिल के बारे में, राइट? और ये सारे एक्ट्स के बारे में काफी डिटेल में आपके बुक में भी दिया हुआ है. और मैंने आपको बोला था कि आप अपने बुक से इन सारे एक्ट्स के बारे में, सारे बिल्स के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जितने भी एक्ट्स थे बच्चों, दैट वाज एक्टिंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ द इंडियंस. और उसी की वजह से क्या हुआ था, this idea, this feeling of nationalism, it was growing among the Indians. ओके, और इसी की वजह से जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे बच्चों वो क्या करने लगे, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश. ओके, और लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, बहुत सारे एसोसिएशंस के एग्जांपल्स दिए थे मैंने, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस. और हमने देखा कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कहां पे, तो बॉम्बे में हुई थी, राइट? और उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 72 डेलीगेट्स वर प्रेजेंट इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? अब हम इसी टॉपिक को यहां पर कंटिन्यू करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज अ नेशन इन द मेकिंग. ओके, so it has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objectives and methods. तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात किया था, राइट? और उसमें आप लोगों ने देखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे. फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एओ ह्यूम who had given this idea, W.C. बैनर्जी जो यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के,
राइट? तो ये सारे नाम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने भी नाम आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं बच्चों, उसको आप याद रखना। ओके? तो अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने फर्स्ट 20 इयर्स में, कहने का क्या मतलब है, उनका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1885 में, राइट? तो 1885 से लेके 1900 तक की अगर हम बात कर रहे हैं या उसके आगे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इनके जो पॉलिसीज के, इनके जो आइडियाज थे वो काफी मॉडरेट थे। जो इनके मेथड्स या इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो एक्सट्रीम नहीं थे। वो डायरेक्ट लड़ने नहीं गए थे ब्रिटिश से, लेकिन उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स या मेथड्स थे या जो उनके आइडियाज थे बच्चों, वो काफी मॉडरेट हुआ करते थे। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि मॉडरेट कैसे थे। So during this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in administration. तो आप देखो कि शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट, उनका मेन डिमांड क्या था बच्चों? तो उनका मेन डिमांड था कि इंडियंस दे शुड हैव अ ग्रेटर वॉइस इन द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट किसके अंडर था? ब्रिटिश के अंडर था, है ना? ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे वर कंट्रोलिंग द इंडियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो कंट्रोल कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पे आप देखो कि इनका सबसे मेन डिमांड था कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। कहां पे? तो एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में। ओके? इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे बच्चों, उसमें इंडियंस को एज अ रिप्रेजेंटेटिव कभी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। सो दे ऑलवेज वांटेड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस they should be made as a representative and also they should be given more powers। और इंडियंस को बहुत यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या फिर गवर्नमेंट के अंदर और पावर्स देने चाहिए। एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्टेड। और जितने भी प्रोविंसेस थे हमारे कंट्री में, वहां पे भी इंडियंस को रिप्रेजेंट करने देना चाहिए। तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स या मेन आइडियाज या मेन डिमांड्स हुआ करते थे इन द इनिशियल पीरियड। ओके? इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। और आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, तो हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को बहुत ही नीचे दबा कर रखा जाता था, राइट? हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इंडियंस को मेजॉरिटी में एक्सक्लूड किया जाता था। कि जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे बच्चों, वो कौन होते थे? वो व्हाइट मेंबर्स हुआ करते थे, या फिर हम कह सकते थे कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे, है ना? तो यहाँ पे आप देखो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या डिमांड किया? दैट इंडियंस दे शुड बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट में जो भी हाई पोजीशंस है उसमें इंडियंस को भी जाया जाने लगे। सो फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन लंदन। तो यहाँ पे आप देखो कि एक इंपॉर्टेंट पेपर हुआ करता था इन ऑर्डर टू गेट इनटू द गवर्नमेंट और टू गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री। और ये पेपर का नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो आज के डेट में अगर हम लोग मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, है ना? जो हमारे कंट्री में हर साल कंडक्ट किया जाता है और ये पेपर देके हमारे कंट्री में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, है ना? तो उसके पहले जब हम ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस हुआ करता था। लेकिन ये कहाँ होता था बच्चों? तो ये इंडिया में ना होकर लंदन में होता था। और मेन आइडिया क्या था? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता था कि इंडियंस के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लंदन जाकर पेपर दे, राइट? और इसी वजह से वो क्या करेंगे कि इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन सारे एग्जामिनेशंस में कम होगा और इसी वजह से लंदन में ये पेपर रखा जाता था। तो ऐसे बहुत कम इंडियंस होते थे बच्चों, बहुत ही कम एडुकेटेड इंडियंस होते थे जो ये पेपर में अपीयर कर पाते थे। और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड था कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को इंडिया में भी हेल्ड किया जाने लगे, ताकि जो इंडियंस है, जो एडुकेटेड इंडियंस है, जिनके पास बहुत पैसे नहीं है कि वो लंदन जाकर ये एग्जामिनेशन में अपीयर करे, वो इंडिया में रहकर अपीयर कर सकते हैं, राइट? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में हुआ था बच्चों। ओके?
Now the demand for Indianization of the administration was part of a movement against racism, since most important jobs at the time were monopolized by white officials, and the British generally assumed that Indians could not be given positions of responsibility. तो ये देखो, ये हमारा क्या था बच्चों? ये था डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन, राइट? कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को भी इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, राइट? तो ये टर्म यूज किया गया है, दैट इज इंडियनाइजेशन. ओके, द कमिंग ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ये पहले नहीं होता था. अब ये क्या था? नाउ दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ मूवमेंट अगेंस्ट रेसिज्म. अब ये रेसिज्म क्यों है बच्चों? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट या हायर पोजीशंस थे, उसमें हमेशा कौन रहते थे? व्हाइट ऑफिशियल्स रहते थे, राइट? जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थे बच्चों, वो व्हाइट ऑफिशियल्स को दिया जाता था और इंडियंस को नहीं दिया जाता था, चाहे इंडियंस कितने भी कैपेबल हो. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश हमेशा ये अज्यूम कर लेते थे दैट इंडियंस दे वर नॉट एबल और दे वर नॉट कैपेबल ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि इंडियंस को ये सारे पोजीशंस नहीं दिए जा सकते हैं. और इस अजम्पशन की वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब्स थे बच्चों, वो किसके हाथ में जाता था? वो व्हाइट ऑफिशियल्स के हाथ में जाता था. नाउ दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ रेसिज्म, जहां पे हमारी गवर्नमेंट में हमें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था. और इसी की वजह से जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे बच्चों, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट दिस रेसिज्म. Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. अब हो क्या रहा था बच्चों कि हमारे गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी व्हाइट ऑफिशियल्स या ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर्क कर रहे थे, वो क्या करते थे कि जो भी सैलरी उनके पास आते थे बच्चों, वो अपने घर भेजते थे, दैट इज इंग्लैंड, राइट? तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो भी पैसे हमारे कंट्री से वो ले रहे हैं, उसका वो क्या कर रहे हैं? उसे लंदन भेज रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है? इट मेंट दैट इट वाज द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, राइट? तो लोगों को लगा, जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों, उनको लगा दैट दिस आइडिया, दिस डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन, दैट वुड रिड्यूस द ड्रेन ऑफ वेल्थ टू इंग्लैंड, कि जो भी पैसा हमारे कंट्री से, जो व्हाइट ऑफिशियल्स हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, ये जो भी पैसे अपने कंट्री में भेज रहे थे, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, उसको रिड्यूस करेगा, राइट? और इसी की वजह से ये जो डिमांड्स थे बच्चों ऑफ इंडियनाइजेशन या फिर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर हायर पोजीशंस पे जॉब लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट डिमांड्स को इन्होंने बहुत ही ज्यादा फोकस में रखा था. Apart from it, other demands included the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, and the freedom of speech and expression. तो एक हमने देखा डिमांड ऑफ इंडियनाइजेशन था, राइट? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. उसके अलावा जो दूसरे डिमांड्स थे बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो क्या थे? तो दूसरा था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. और आप लोगों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में सिविक्स चैप्टर में पढ़ा है. जुडिशरी कौन होता है बच्चों? जो लॉज बनाते हैं, है ना? जो लॉज. और एग्जीक्यूटिव कौन होता है बच्चों? जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो दे डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम दैट ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ऑल्सो रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट. तो आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हमारे कंट्री में एक नया एक्ट लाया गया था, दैट इज द आर्म्स एक्ट, कि जो इंडियंस हैं दे शुड नॉट possess एनी आर्म्स और वेपन्स. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिमांड किया कि इस एक्ट को वापस लिया जाए, इस एक्ट को विथड्रॉ किया जाए या खत्म किया जाए. एंड ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको पता है कि इंडियंस को कभी नहीं दिया जाता था, है ना? रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे बच्चों, वो काफी सतर्क हो गए थे, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था कि ऐसा रिवोल्ट कहीं दोबारा ना हो जाए, है ना? क्योंकि इस रिवोल्ट की वजह से बहुत सारे लॉसेस हुए थे ब्रिटिश साइड को भी. ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोगों ने डिमांड किया कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन भी मिलना चाहिए. नाउ दैट इज देयर बेसिक राइट. The early Congress also raised a number of economic issues,
इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी रेज किए जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, इट डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। तो यहाँ पे आप देखो कि जो कांग्रेस या फिर जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल की वजह से हमारे कंट्री में दो मेजर इंपॉर्टेंट इश्यूज बढ़ गए थे। और ये दो इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या थे? पहला था पॉवर्टी, राइट, कि डे बाय डे आप देखोगे कि लोगों के पास पैसे खत्म हुए थे, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो खाना खा सके, राइट। उसके अलावा फेमाइन्स, कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में फेमाइन्स यानी कि सूखा हो रहा था। Increase in the land revenue had impoverished peasants and zamindars। तो आप लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने लैंड रेवेन्यू के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने पॉलिसीज पास किए थे जिसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज किया जाने लगा, और जो भी जमींदार या पेजेंट से रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मांगा जाने लगा। और इसका एडवर्स इम्पैक्ट किस पे था? ऑब्वियसली पेजेंट्स और जमींदार के ऊपर, कि उनके पास बहुत पैसे ही नहीं बचते थे, है ना। दे वर एट लॉस हियर। एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स ऑफ ग्रेन्स टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस। और हमारे कंट्री में ब्रिटिश अपने गेन के लिए क्या करते थे कि हमारे कंट्री से जो भी ग्रेन्स हुआ करता था बच्चों, वो यूरोप एक्सपोर्ट करते थे, ताकि उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए आफ्टर द एक्सपोर्टिंग ऑफ द ग्रेन्स। और उसकी वजह से क्या होने लगा हमारे कंट्री में? इट क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस, कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में लोगों के पास खाने के लिए कुछ रहा नहीं। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द अदर इश्यूज दैट वाज रेज्ड बाय द कांग्रेस हियर। Also, the Congress demanded reduction of revenue, cut in military expenditure and more funds for irrigation. कुछ other demands इस तरीके के थे। It passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indian laborers abroad and the sufferings of forest dwellers caused by an interfering forest administration. तो फॉरेस्ट dwellers कौन थे बच्चों? अगर आप याद करोगे तो आप लोगों ने ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, और ट्राइबल्स कहाँ रहते थे? तो वो फॉरेस्ट में रहा करते थे, है ना। तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट में यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए वो फॉरेस्ट के रीजन में इंक्रोच करने लगे, और उसकी वजह से उसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेस्ट dwellers के ऊपर। और हमारी कंट्री में जो इंडियन लेबरर्स वो अब्रॉड जाके कुछ कमाने लगे थे बच्चों, तो उनका ट्रीटमेंट काफी बुरा होता था। तो इन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को किसने रेज किया था? द कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके जो मेंबर्स थे बच्चों, इन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए, और उन्होंने डिमांड किया कि इन सारे इश्यूज को देखा जाए और इसे सुधारा जाए। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो हमारे कंट्री में जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने क्या किया? उन्हें लगा कि जो भी अनजस्ट रूल है, ये ब्रिटिश अनजस्ट रूल जो हमारी कंट्री में हो रहा है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। दे पब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स, रोट आर्टिकल्स एंड शोड हाउ ब्रिटिश रूल वाज लीडिंग टू द इकोनॉमिक रुइन ऑफ द कंट्री। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया बच्चों? तो जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो एडुकेटेड लीडर्स थे बच्चों, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखने लगे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारे कंट्री को धीरे धीरे वो बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करके वो अपने कंट्री ले जा रहे हैं, और इसका एडवर्स इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे ऊपर पड़ रहा है, राइट। तो इन सारे इश्यूज के बारे में जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे बच्चों, वो न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स के थ्रू बताने लगे टू ऑल द पीपल हु वर लिविंग इन आवर कंट्री इंडिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी टॉक्ड अबाउट अ नेशन इन द मेकिंग, राइट। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।